हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की विज्ञान का हम दूसरी इकाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अब इस दूसरी इकाई में कुछ क्वेश्चन हम पहले वीडियो में, पहली क्लास जो थी हमारी अम्ल, क्षार एवं लवण वाले अध्याय से, उसमें हम पहली ही क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। आज की क्लास में हम कुछ क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें आपको जाननी जरूरी हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराते हैं। इसमें एक तो हो गया आपका मैथिल ऑरेंज और दूसरा हो गया आपका फेनोफ्थलीन। ठीक है, मैथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन ये दोनों ही क्या हैं आपके संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक का मतलब होता है कृत्रिम सूचक, जो प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया गया हो। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, ये किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की पहचान करा सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की पहचान करानी है तो हम उस विलयन की जो है मेथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन के माध्यम से पहचान करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो फेनोफ्थलीन होता है, मैथिल ऑरेंज होता है, ये क्या करता है, ये जब अम्ल के साथ क्रिया कराई जाए तब ये कैसा रंग देता है, लाल। और जब इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तब ये रंग देता है कैसा, पीला। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। और जब फेनोफ्थलीन की अभिक्रिया की जाती है किसी क्षार से तब ये रंग देता है कैसा, गुलाबी। जबकि जो आपका फेनोफ्थलीन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, क्योंकि इसकी प्रकृति पहले से ही अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे जो है हम चर्चा करेंगे कि ये जो आपके संश्लेषित सूचक हैं ये किस तरीके से अम्लों एवं क्षारों की पहचान कराते हैं, और इसमें नीले लिटमस विलयन और लाल लिटमस विलयन, मतलब नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र किस तरीके से अम्लीय एवं क्षारीय सूचकों की पहचान कराएगा। ठीक है, उससे पहले एक बात और ध्यान रखें कि हमारे घरों में पाया जाता है एक प्राकृतिक सूचक, जिसको हम क्या कहते हैं, हल्दी। हल्दी जो है हमारा प्राकृतिक सूचक कहलाता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि किस तरीके से फेनोफ्थलीन या लिटमस पत्र अभिक्रिया करते हैं अम्ल एवं क्षार से। तो अम्ल एवं क्षार की पहचान या उनकी क्रिया। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से क्या ले लेंगे, इस क्रियाकलाप में हम कुछ विलयन लेंगे। ठीक है, अब ये विलयन क्या क्या होंगे, एक ले लिया हमने अम्ल हमारा, ये विलयन जो हैं आपके यहां पर एक ले लेंगे हम नीला लिटमस, लाल लिटमस, मैथिल ऑरेंज
और ले लेंगे फेनोल्फथलीन। ठीक है, और इनकी अभिक्रिया करा के देखेंगे कुछ अलग अलग प्रकार के विलयनों से, और ये देखेंगे कि कौन सा विलयन किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ले लेंगे HCl। ठीक है, अब HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब वो चाहे अम्ल हो या विलयन, अम्ल हो या क्षार हो, इनकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे और HCl की अभिक्रिया कराएंगे नीले लिटमस से। होगी क्या, हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, अनीला और क्षालानी। तो अम्ल नीले लिटमस को, मतलब ये जो अम्ल होगा HCl अम्ल, ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पे किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता। इसी प्रकार से ये जो मेथिल ऑरेंज है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, लाल। और ये जो आपका फेनोल्फथलीन है, ये क्या रंग दर्शाएगा, किसी भी प्रकार का रंग नहीं दर्शाएगा, क्योंकि वो क्षार के साथ रंग दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद ले लेंगे हम H2SO4। ये भी एक अम्ल है, तो यही अभिक्रिया ये दर्शाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, लाल लिटमस पर कोई अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि मेथिल ऑरेंज को क्या कर देगा, लाल कर देगा, और फेनोल्फथलीन के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसके बाद तीसरे स्थान पर हम ले लेंगे एक क्षार। मान लो हमने ले लिया क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक क्षार है। ठीक है, वो भी प्रबल क्षार। अब हम इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे, नीले लिटमस से। तो हमने यहाँ देखा क्षालानी, मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, तो नीले लिटमस पे किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देगा, जबकि लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। और मेथिल ऑरेंज में इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पीले रंग का दर्शाएगा, और साथ में फेनोल्फथलीन जो है इसको क्या कर देगा, गुलाबी, क्योंकि फेनोल्फथलीन जो सूचक है, संश्लेषक सूचक, ये केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे चूने का पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ भी बिल्कुल यही अभिक्रियाएं दर्शाएंगी ये सारे विलयन। ठीक, अब ये तो हमने बता दी। अब आपके लिए जो है हम यहाँ पर कुछ विलयनों के नाम रखे दे रहे हैं, जिनको आपको पता करना है। ठीक है, कि वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो एक ले लो, मान लो आप MgOH होल ट्वाइस, एक ले लो KOH, एक ले लो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षार हैं, ये अम्ल है। ठीक है, तो इनकी अभिक्रियाओं के साथ आपको ये चार्ट बनाना होगा होमवर्क में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कि अम्ल की अभिक्रियाएं, अम्ल या क्षार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो धातुओं के साथ किस प्रकार से होती हैं। लेकिन इन धातुओं की अभिक्रियाओं से पहले हमें एक क्रियाकलाप और लिखना है। वो क्रियाकलाप ये है कि अगर मान लो हमें ये पता चले कि गंधीय सूचक, मतलब गंधीय सूचक के माध्यम से भी हम अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि हम क्या लेंगे, कुछ प्याज के टुकड़े ले लेंगे।
और इन प्याज के टुकड़ों को हम एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में अच्छे बढ़िया तरीके से पैक करके कस के उसको बांध के और क्या कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे बारीक कटी हुई प्याज को। और दूसरे दिन हम उसको बाहर निकालेंगे, दो छोटे छोटे टुकड़े दो अलग अलग परख नलियों में डालेंगे और उन दोनों में एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की और एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मतलब क्षार की डालेंगे और फिर हम इसकी पहचान करेंगे अम्ल से। ठीक है, ये प्याज का टुकड़ा लिया, एक परख नली ये हो गई, ठीक, एक परख नली ये हो गई, ये प्याज का टुकड़ा, इसमें हम क्या डाल देंगे, HCl एक बूंद और इसमें डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम इन दोनों की पहचान करेंगे कि इसमें किस प्रकार की गंध आती है। यह गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम के कारण भी बदल सकती है। ये है आपका गंधीय सूचक। इसके बाद अब हम देखेंगे कि अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ क्या क्रिया करते हैं, या क्या होता है कि जब अम्ल एवं क्षार की क्रिया धातुओं के साथ कराई जाती है। तो पहले हमने ये जाना है अम्ल एवं क्षार के अंतर में कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते, मतलब क्रिया ही नहीं करते क्षार। ठीक है, लेकिन अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसकी पुष्टि करने के लिए, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। और उस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक स्टैंड, ये हो गया परख नली स्टैंड। ठीक, अब हम इसमें क्या कर लेंगे, एक परख नली को स्टेपल कर देंगे, मतलब लगा देंगे एक परख नली को। ठीक, और इस परख नली में हम क्या कर देंगे, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, अम्ल की अभिक्रिया, और कुछ मात्रा में क्या डाल देंगे, जिंक के टुकड़े। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक प्रवाह नली को बाहर निकालेंगे, जो क्या होगी, आगे जाके एक बीकर में जाके खुलेगी। और इस बीकर में क्या भरा होगा, इस बीकर में भरा होगा चूने का या साबुन का पानी, साबुन का विलयन। ठीक है, यहां पर हम क्या लगा लेंगे, एक मोमबत्ती जला के रख लेंगे, ये हो गई आपकी मोमबत्ती। ठीक, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले, तो यहां से ये जो आपकी प्रवाह नली है, ये जो आपकी प्रवाह नली है, इसमें से क्या बनना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, जो यहां पर आके यहां जाके खुलेंगे और यहां क्या उत्पन्न हो जाएंगे, H2 गैस के बुलबुले। और जब ये ऊपर आगे बढ़ते हुए यहां मोमबत्ती के पास पहुंचेंगे, तो ये फट फट की आवाज के साथ क्या होने लगेंगे, जलने लगेंगे। तो ये जो आपका क्रियाकलाप है, ये क्या दर्शाता है कि जिंक जो एक धातु है, जैसे इसने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया की, तो इसने एक गैस उत्पन्न की जो
साबुन के विलयन में जाके बुलबुले के रूप में उत्पन्न होगी और यहाँ ये क्या होने शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चला कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। ठीक, इस क्रियाकलाप से यह पता चला। ये क्रियाकलाप आपकी पुस्तक में चित्र के रूप में दिया हुआ है, पूरी भाषा के रूप में दिया हुआ है। आपको बस लिखना बिल्कुल नहीं है इनके क्वेश्चन, बस ये दिमाग में समझना है कि कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जब वो अम्ल के या क्षार के साथ अभिक्रियाएं करती हैं, तो क्या होता है, क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हम जो हमारे अम्ल हैं या क्षार हैं इनको हम जलीय विलयन से अभिक्रिया कराएंगे। मतलब जलीय विलयन में विद्युत का चालन। अब हम यहाँ जलीय विलयन इसलिए कह रहे हैं कि जलीय विलयन में तो विद्युत का चालन होता ही है, लेकिन अगर हम अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन करें तो होगा या नहीं होगा, ये हमें एक क्रियाकलाप के माध्यम से प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक चित्र निर्मित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्या ले लेंगे, बड़ा सा 10 ml का बीकर। ठीक, और इस बीकर में हम नीचे क्या रख देंगे, एक कार्क रख देंगे। ठीक है, रबर का कार्क, और इसमें हम इस कार्क में हम 2 लगा देंगे, क्या, लोहे की कील। लोहे की कील क्यों लगा रहे हैं, इनको हम टर्मिनल बना रहे हैं, एनोड और कैथोड, मतलब धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। अब हम इनसे क्या कर देंगे, इन लोहे की कीलों से तारों को जोड़ते हुए बाहर निकालकर इससे एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ देंगे। 6 वोल्ट की क्या, बैटरी। इसको आगे जाके यहां से एक और तार निकालकर क्या कर देंगे, हम यहां पर जोड़ देंगे एक स्विच, और यहां पर आगे जोड़ देंगे क्या, एक बल्ब। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये धनात्मक आयन हो गया, ये ऋणात्मक, ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। ठीक, अब हम इस विलयन पूरे के पूरे विलयन में क्या डाल देंगे, लगभग आधे से ज्यादा क्या भर देंगे, HCl अम्ल भर देंगे। ठीक, और प्लग को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। तो क्या होगा, सोचें जरा, क्या विद्युत का चालन होगा या नहीं। तो जैसे ही हम इस HCl को इसमें भरेंगे और जैसे ही वोल्टेज बैटरी चालू करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ये इस HCl की क्रिया क्या होगी, मान लो ये क्या है 2HCl, तो ये क्या होगा H2 प्लस Cl2 माइनस में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, मतलब धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में बट जाएगा। तो ये धन आयन कहाँ जाएंगे, धन आयन जाएंगे ऋण सिरे की ओर, और ऋण आयन कहाँ जाएंगे, धन सिरे की ओर। ध्यान रखना, धन आयन कहाँ जाएंगे, ऋणात्मक आयन की ओर, और ऋण आयन कहाँ जाएंगे, धनात्मक आयन की ओर। और ऋणात्मक आयन टर्मिनल के रूप में क्या कहलाता है, कैथोड। ये पिछली कक्षा में भी हमने बताया था। और धन आयन क्या कहलाता है, एनोड। ये 2 टर्मिनल हैं। अब होगा क्या कि जब ये आयन एक दूसरे टर्मिनल पर मूव करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि विद्युत का चालन जो है शुरू हो गया है। मतलब किसी भी विलयन में विद्युत का चालन कब होगा, जब उसमें आयन क्या होंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ट्रांसफर होंगे। मतलब जो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन है
जब वो विलयन से निकलकर किसी दूसरे एनोड या कैथोड पर पहुंचते हैं तब जाके विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो सीधी सीधी बात कह सकते हो कि विद्युत का चालन करने में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं, आयन। कौन कौन से आयन, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। ठीक, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका कि अम्लीय माध्यम में विद्युत का चालन होता है जबकि क्षारीय माध्यम में नहीं। तो ये तो आपने आंसर दे दिया कि अम्लीय माध्यम में विद्युत का चालन हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्षारीय माध्यम में विद्युत का चालन नहीं होता, ये कैसे प्रूव करोगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो क्या ले लिया हमने, NaOH ले लिया। अब ये Na प्लस प्लस OH माइनस में बट तो जाएगा, लेकिन ये वास्तव में ये OH जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियन आयन बना लेता है, जिस कारण से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो मुख्य रूप से क्षार जो है विद्युत का चालन करने में उतने सक्षम नहीं है जबकि अम्ल हैं। अब यही क्रियाकलाप हम किसके साथ दोहराएं, अम्ल के साथ तो हमने दोहरा लिया। हमने क्या लिया था, HCl लिया था, तो HCl ने H प्लस आयन दिया, प्लस मान लो 2HCl लिया था तो H2 प्लस आयन दिया, और साथ में Cl2 माइनस आयन दिया। हमने क्या ले लिया, हमने H2SO4 ले लिया, तो इसने क्या किया, H2 प्लस आयन दिया और साथ में सल्फेट माइनस आयन दिया। ठीक, अब हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। अब जैसे हमने ग्लूकोज को लिया तो ये तीन आयन हैं और ये आयनों में नहीं बटता ग्लूकोज। इसी प्रकार से अगर हम इथाइल अल्कोहल लेंगे C2H5OH तो ये भी आयनों में नहीं बटेगा, मतलब ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, जबकि ये दोनों विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक अभिक्रिया की बात करते हैं जो हमने पिछले अध्याय में बताई थी। पिछली जो इकाई थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं वाले में, उसमें बताई थी ये, चूंकि इसमें भी ध्यान रखें वो कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में दरअसल होता ये है कि अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और साथ में क्या निर्मित करेगा, लवण एवं जल का निर्माण करेगा। ठीक, जब अम्ल ने क्या किया, अम्ल ने किसी क्षार के साथ अभिक्रिया की तो उसने एक दूसरे को उदासीन कर दिया और लवण एवं जल का निर्माण कर लेते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, पीएच मान क्या है। कम से कम 2 या 3 महत्व लिखिए। ठीक है, 2 या 3 महत्व लिखने के लिए बोला जाता है। तो पहले तो परिभाषा क्या होगी पीएच मान की, तो पीएच मान या पीएच पैमाना दरअसल वह पैमाना है या वह स्केल है या वह मान है जो किसी विलयन में अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति की पहचान कराता है। अर्थात अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति की पहचान कराने वाले पैमाने को क्या कहा जाएगा, पीएच पैमाना कहा जाएगा। ठीक है, अब पीएच पैमाना जो होता है ये तो हो गई परिभाषा। ठीक, या फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की पहचान या उनकी प्रबलता दर्शाने वाले पैमाने को क्या कहा जाएगा, पीएच पैमाना कहा जाएगा। इसको एक सूत्र टाइप के माध्यम से लिखा जाता है, एक राशि से दर्शाया जाता है, माइनस लॉग इज इक्वल टू एच प्लस आयन। ठीक, इसका मतलब क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या है या उसकी प्रबलता क्या है, ये कौन दर्शाएगा,
ये पीएच पैमाना, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस लॉग इज इक्वल टू OH माइनस आयन। बात एक ही है, चाहे वो पीएच मान के माध्यम से हाइड्रोजन आयन को दर्शाए या फिर हाइड्रोक्सिल आयन को दर्शाए, दोनों ही पीएच पैमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम टाइप का बनाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, यहां से खींच देनी है हमें एक ऐसी लाइन जो कहां जाके मिले, सीधी यहां जाके मिले। ओके, अब एक तीर का निशान ऐसे लगा दो, एक तीर का निशान ऐसे लगा दो, इसी प्रकार से एक तीर का निशान ऐसे लगा दो और एक तीर का निशान ऐसे लगा दो। ठीक, एक पॉइंट यहाँ लिख दो, या फिर चाहो तो यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे खींच सकते हो। यहाँ पर लिख दो 0, यहाँ पर लिख दो 7, यहाँ पर लिख दो 14। ठीक, यहाँ पर क्या बना दो, H प्लस आयन, यहाँ पर बना दो H प्लस आयन, और यहाँ पर क्या बना दो, OH माइनस आयन। ठीक, ये क्या है, इस साइड बढ़ती हुई अम्लीयता, और इस साइड क्या दर्शा रहा है, बढ़ती हुई क्षारीयता। ठीक, अब ये क्या दर्शाता है, ये H प्लस आयन की प्रबलता दर्शाता है, और ये OH माइनस आयन की प्रबलता दर्शाता है। ठीक, ये हो गया आपका पीएच पैमाने का चित्र। अब इसमें आपको समझने लायक बात क्या है कि पीएच पैमाने में ये जिस साइड ज्यादा भाग, मतलब ये लिखा हुआ है, तीर बना हुआ है, मतलब जैसे जैसे आप शून्य की ओर आते जाओगे, मतलब 0 से लेकर 3.5 पर वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। ठीक, 3.5 से लेकर 7 या फिर 6.9 तक वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार से 7 पर वो क्या होगा, कोई भी विलयन उदासीन होगा। 7 से 7.1 से लेकर 7.1 से लेकर ठीक है 7.1 से लेकर कितने तक, 10.5 तक क्या होगा, वो दुर्बल क्षार, और 10.5 से लेकर 14 तक क्या होगा, वो प्रबल क्षार। ठीक, तो ये बढ़ती हुई अम्लीयता एवं क्षारीयता की पहचान कराता है। अब इसमें चूंकि पूछा गया है कि इसका महत्व क्या है या इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जो आपका पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाने में जो आपका पीएच पैमाना होता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है कहाँ, मृदा परीक्षण में। ये महत्व है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग होता है, मृदा परीक्षण में। मतलब आप किसी फसल को बोना चाहते हैं और उस फसल में किसी ये पता करना है कि उसमें अम्लीयता कितनी है या क्षारीयता कितनी है, तो उसकी पहचान हेतु हम क्या करेंगे, मिट्टी के कुछ नमूने ले लेते हैं, कुछ टुकड़े ले लेते हैं मिट्टी के, और उसको परख नलियों में रखकर उसकी पीएच पत्र के माध्यम से क्या करते हैं, पहचान करते हैं।
मान लो हमें मिट्टी के दो जगहों की, मान लो दो खेत हैं और इन दोनों खेतों की मिट्टी का परीक्षण करना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, कुछ टुकड़े यहाँ से ले लेंगे और कुछ टुकड़े यहाँ से ले लेंगे। इसको एक परख नली में डालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, उसका विलयन बना लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी परख नली में डाल के विलयन बना लेंगे। अब पीएच पत्र जो होता है, पीएच पैमाना, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। मान लो ये क्या होगा, इसका मान लो पीएच जो है दर्शा रहा है पीएच बराबर 4.7। इसका मतलब आपकी मिट्टी में किस चीज की अधिक है, अम्लीयता अधिक है। मतलब मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। जबकि इसमें अगर ये दर्शा रहा है 8.6, तो ये क्या दर्शा रहा है, क्षारीयता दर्शा रहा है। ठीक, तो एक महत्व ये हो गया आपका मृदा परीक्षण में। इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका दंत चिकित्सा में। तो दंत चिकित्सा में पीएच का किस तरीके से महत्व है, क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, अगर 5.5 पीएच तक है इसका मान तो ठीक है, लेकिन अगर इससे अधिक हो जाए मान तो वो क्या होता है, हमारे दांत पर एक बड़ी कठोर परत होती है जिसका नाम क्या है, एनेमल। कौन सी परत, एनेमल हमारे शरीर की सबसे कठोर परत या सबसे कठोर पदार्थ मानी जाती है दांतों के ऊपर, जो हमारे दांतों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो 5.5 तक अगर पीएच इसका होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम होने लगे पीएच, मतलब दांतों पर या हमारे मुंह में अम्लीयता क्या होने लगी, बढ़ने लगे, या इसमें क्या होने लगे, वृद्धि होने लगी, तो दांत धीरे धीरे करके होने लगते हैं नष्ट। ठीक, तो इसके लिए जो है कई प्रकार के उपचार किए जाते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि दांत नष्ट हो रहे हैं, अर्थात अम्लीयता का या क्षारीयता का परीक्षण करने में पीएच का महत्वपूर्ण योगदान है दंत चिकित्सा में भी। ठीक, इसके बाद पाचन में कैसे, क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर होता है ये 7.2 से लेकर मुख्य रूप से 7.6 तक क्या करता है, ये कार्य करता है। मतलब इतना पीएच अगर शरीर में है तो बढ़िया तरीके से कार्य होगा, मतलब ये निश्चित मात्रा है। लेकिन अगर इससे जो है इंटेंसिटी जो है इसकी ज्यादा हो जाए तो होता क्या है, हमारे शरीर में जो HCl जो क्या कर रहा है, भोजन का पाचन कर रहा है, भोजन में आए हुए जो कई प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु होते हैं, तो उनको क्या करता है, नष्ट करके भोजन का पाचन करता है। अगर इतना पीएच है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे क्या हो जाए, पीएच में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो शरीर में क्या बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। और यह अम्लीयता क्या करती है, पेट में कई प्रकार की जलन उत्पन्न करती है। इस जलन के कारण शरीर को नुकसान हो सकता है। इसके उपचार हेतु क्या दिया जाता है, एंटासिड दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल, जो साधारण तौर पर बाजार से आप लेके आते हो, इनो। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, एंटासिड है। चलिए, इसके अलावा अगर 5.5 से कम हो जाए पीएच, तो जो बारिश होती है वो वर्षा, साधारण वर्षा ना होके क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा। तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनको भी इसके कारण नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचाव हेतु उपाय तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इससे अधिक पीएच नुकसान, कम पीएच नुकसानदायक होता है, क्योंकि अम्लीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
पीएच मान क्या है और इसके महत्व साधारण भाषा में लिख सकते हैं आप दो लाइनों में, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 नंबर की तो आपकी परिभाषा हो गई, वो चित्र हो गया, और 2 नंबर में आप 2 महत्व लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और अभिक्रिया है, वो क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया ये है कि हम क्या करते हैं, ले लेते हैं NaCl मतलब साधारण नमक। ठीक, ये एक प्रकार का क्या है, लवण है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएं काय के साथ, जल के साथ। ठीक, काय के साथ, जल के साथ अभिक्रिया अगर इसकी हम कराएं तो ये क्या बनाएगा, 2NaCl ले लिया और साथ में 2H2O, तो ये बनाएगा क्या, लवण और जल आपस में अभिक्रिया करके पहले तो क्या दे देंगे, 2NaOH। ठीक, साथ में सोडियम 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो यहाँ पर, और 2 क्लोरीन भी बचे हैं तो यहाँ निकाल दी Cl2 और H2। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर भी 2, सोडियम 2 यहाँ पर भी 2, क्लोरीन 2 यहाँ पर भी 2, तो ये क्या हो गया आपका, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गई, क्लोरीन गैस, और ये हो गई हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये आपकी पुस्तक में चित्र बना हुआ है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अब ये तीनों चीजें अगर हमें इस तरीके से प्राप्त हो रही हैं, मान लो ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें हमने क्या कर दिया, इस गैस को भर दिया, ये हाइड्रोजन हो गई, ये क्लोरीन हो गई, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार अभिक्रिया यही कहलाती है। ठीक है, जब कोई लवण और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अब इस हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, इसके माध्यम से जो है अमोनिया बनाई जाएगी, अमोनिया गैस। ठीक, कई प्रकार की औषधियों में इसका उपयोग होगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होगा, कई प्रकार की अभिक्रियाएं भी की जाएंगी। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक रोगाणुनाशक दवा भी है, रोगाणुनाशक केमिकल है। ठीक, फिर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में इसका यूज होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका उपयोग होता है, और कई प्रकार की औषधियां भी इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस मुख्य रूप से रोगाणुनाशक के रूप में जानी जाती है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इससे बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक, खाने में भी इसका यूज किया जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, रबर के उत्पादन में, वस्त्र के उत्पादन में, ठीक है, रेनिन और कई प्रकार की, और कागज उद्योग में। तो इस प्रकार से ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग कई सारी चीजों को निर्मित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गई आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके बाद एक अंतिम अभिक्रिया जो अपन बीच में उसको देखना था, वो अभिक्रिया रह गई है। 2 चीजों से अभिक्रिया करते हैं जब अम्ल और क्षार, मतलब अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं? तो जब धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया होती है, मान लो हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट की बात हो रही है, मतलब धातु के से निर्मित कार्बोनेट होंगे। मान लो हमने ले लिया Na2CO3, ठीक, और एक ले लिया हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से होगा? धातु हो गई ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। इसकी अभिक्रिया करानी है 2HCl से और इसकी अभिक्रिया करानी है HCl से, ठीक। अब जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक ही जैसे उत्पाद का निर्माण करेंगे, मतलब ये 2NaCl बनाएंगे पहले तो 2NaCl प्लस, ये भी क्या बनाएगा? ये एक Cl है एक Na है तो ये भी NaCl बनाएंगे प्लस, अब क्या बचा? CO3 बचा, ठीक है। तो ये CO3 के रूप में क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बचा? ऑक्सीजन दो उपयोग हो गए, कितना बचा? एक ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन दो पे दो बचे, तो ये क्या बना लेगा? H2O और ये भी बना लेगा H2O, ठीक। समीकरण भी संतुलित हो गया और जो है आपके उत्पादों का निर्माण भी हो गया। अब होगा क्या आगे कि इन दोनों की अभिक्रिया कैसे करानी है आगे जाके? चूने के पानी से। ये क्रियाकलाप है आपका दरअसल है कि अम्ल और धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, क्या निर्मित होगा, और उससे निर्मित जो भी पदार्थ होगा, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसकी चूने के पानी से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जब हम इसकी चूने के पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है? किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, चूने का पानी मतलब CaOH होल ट्वाइस, जब इसकी अभिक्रिया इससे की जाएगी तो ये क्या बनाता है? Ca। अब यहाँ क्या है? Ca तो हो गया, अब CO, दो ऑक्सीजन ये है, एक यहाँ से ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? CaCO3। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना बचा? एक, और हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो बन जाएगा क्या? जल। समीकरण संतुलित है या नहीं, इसकी जो है पुष्टि करनी है अगर, तो हम कैसे करेंगे? कार्बन यहाँ कितना है? एक, यहाँ भी क्या है? एक, ऑक्सीजन दो ये है और दो ये हैं, चार, तीन ये हैं और एक है ये है, चार। कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी दो है, मतलब समीकरण संतुलित है, ठीक। अब ये जो क्रियाकलाप होगी ये दर्शाएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या निर्मित करते हैं। अब हम प्रयोगशाला में चूंकि अभी क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए रसायन विज्ञान से संबंधित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है हमें क्या रखनी पड़ती है? सावधानी रखनी पड़ती है। ये क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको दर्शाने के लिए, बताने के लिए छोटा सा क्रियाकलाप है कि हम क्या करेंगे, एक लेंगे क्या? परख नली, ठीक। इस परख नली में क्या डाल देंगे हम? पहले से क्या मौजूद था? मान लो इसमें जल था H2O, और इसी में क्या मिला देंगे हम? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे ही हम इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को, या फिर मान लो आप चाहें तो इसमें जल को ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक सावधानी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल को इस परख नली में डालेंगे तो ये जो परख नली होगी ये नीचे से क्या हो जाएगी?
गर्म हो जाएगी। और ये गर्म होना क्या दर्शाता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हो गई, मुक्त हो गई। ठीक है, और ये परख नली गर्म होना यही दर्शाता है। और कभी भी जो है हम क्रियाकलाप करते हैं तो हमें सही तरीका क्या है किसी भी विलयन का उपयोग करने का, कि हम ऐसे नहीं डालना उसको। ठीक है, परख नली में एक परख नली से या एक बीकर से या एक बीकर में एक परख नली से विलयन को कैसे डालना है, इतने कम से कम दूर से, और ये इसका जो मुख है वो कहाँ हो, आपके मुख से दूर की ओर, बाहर की ओर, ऐसे जो है इस विलयन को डालेंगे ताकि किसी प्रकार की अभिक्रिया हो तो उससे निकलने वाला जो उत्पाद है वो कहाँ जाए, बाहर जाए। ठीक है, आपको नुकसान ना हो। तो ये ध्यान रखें, ये कॉशन है, एक प्रकार की सावधानी है जो आपको रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो H2SO4 वो भी कैसा, सांद्र, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब इसका नाम भी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को एक नाम से और जानते हैं, अम्लों का राजा, या फिर किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक, तो किंग ऑफ केमिकल्स या अम्लों का राजा जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एक ऐसे नाम से भी जानते हैं आप जो प्रचलित है, वो क्या है, तेजाब। ठीक, तो नाम से ही स्पष्ट है, तो समझ भी गए होंगे कि ये कितना खतरनाक होता है। तो कई सारी अभिक्रियाओं में इसका उपयोग होता है, इस कारण से अम्लों का राजा है, खतरनाक भी है, हानिकारक भी है, डेंजरस भी है। इस कारण से कॉशन के साथ, सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में जो है हम इतनी ही चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।